नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नई किताब की बात करेंगे, लेकिन किताब का विषय बहुत संजीदा है और मेरे दिल के बेहद करीब। किताब जिसको लिखा है हरभगवान चावला ने, और किताब का नाम है देख फरीदा जोथिया। राइटर हरभगवान चावला जो बहुत ही मकबूल, बहुत ही फेमस हैं। लघु कथाएं इनकी बहुत ही अलग अलग साहित्यिक मैगजीन जो आती हैं, जो पत्रिकाएं आती हैं, उनमें छपती रहती हैं। तो इस विधा में एक नावल लिखने की उन्होंने शुरुआत की, और ये जो नावल है इसका विषय पार्टीशन है। और इस पार्टीशन पर बात करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लेखक हैं उनकी जन्मभूमि वही है जो मेरी जन्मभूमि है। इनकी कर्मभूमि भी लगभग वही रही जो मेरी है फिलहाल। और हम दोनों की पृष्ठभूमि जिस बैकग्राउंड से या जिस विस्थापन की बात इस किताब में है, वो भी हमारी एक जैसी है। और जो हमारे बड़े बुजुर्गों की जो बात है, और उसी को दर्शाता ये टाइटल है देख फरीदा जोथिया। फरीद साहब का एक बहुत मशहूर दोहा है, देख फरीदा जोथिया, दाढ़ी हुई भूर, अग्गा नेड़े आया, पिछा रेहा दूर। ये दोहा वैसे तो आध्यात्मिक है, जिसमें इंसान को उस उम्र के उस पड़ाव पर दिखाया गया है कि जब वो बुजुर्ग हो गया है और वो कहीं और, उसका जो अंतिम मंजिल कहीं और है, और वो देखता है कि वो जो जहाँ से वो चला था, उसका जो सफ़र ज़िंदगी का शुरू हुआ था, वो बहुत पीछे छूट गया है। अब जो असली मंजिल है वो आने वाली है। लेकिन ये बड़ा सिंबॉलिक है इस किताब के लिहाज से, कि एक रात को लोग जो थे, एक ऐसी जमीन जमीन के टुकड़े से जो उनके बेहद दिल के करीब था, उसको छोड़कर रातों रात एक ऐसी मंजिल की तरफ रवाना हुए जिसका पीछा भी बहुत दूर रह गया, जहाँ पीछे मुड़ना नामुमकिन थी। हालांकि उनको लगता था कि वो मुड़ेंगे और ये कुछ दिन का मसला है, और उसके बाद सब कुछ ठंडा हो जाएगा, शांति हो जाएगी और हम चले जाएंगे। लेकिन फरीद साहब के दोहे की तरह कि पीछा रह गया दूर, और वो पीछा बहुत ही दूर रह गया। और उस जो बैकग्राउंड को, उस पीछे जो छूटी हुई बातें थी, उनको याद कर करके वो बुजुर्ग, उनकी आंखें बार बार छलछलाती थी, उनकी जुबान लड़खड़ाती थी, और उनका दिल जो है वो तड़पता था उस मुकद्दस जो मिट्टी के टुकड़े को देखने के लिए। और हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लोगों के साथ बातचीत की, उनसे किस्से सुने हैं। उनकी बातें जो हैं वो बड़ा, कई बार इसमें हर भगवान चावला जी भी कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि बहुत सी कहानियाँ जो छूट गई, जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी। और मुझे भी ऐसा कई बार महसूस होता है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने बचपन से सुनी उन लोगों से। और मैं एफजीएल हूँ, फर्स्ट जनरेशन लर्नर, जिनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। हम पढ़े लिखी पीढ़ी के पहले लोग थे, लेकिन हमने उनको रिकॉर्ड नहीं किया और उसको नहीं संभाल पाए, और वो धीरे धीरे हमारे हाथों से वो सब चीज़ें निकल गई। लेकिन काबिल तारीफ़ है हर भगवान चावला जी की, जिन्होंने ये नावल के जरिए इसमें देख फरीदा जोथिया में बहुत शानदार कहानी लिख दी है। इस कहानी में जो नाम उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो लगभग नाम असली हैं, जैसा उन्होंने दावा किया है। और जो जहाँ से वो आते हैं, मुल्तान ज़िला, और मुल्तान से बहुत से, जैसे कोटला अली दस्ती गांव का जिक्र है, जिसमें डाबरा नाम का जिक्र है। इसके बाद खंगरावाला, लोधरा, मेलसी, झंडीरा, और एक रड़की वाला खूह का भी जिक्र है। और जो रेलवे स्टेशन है मियाँ चन्नू, वहाँ का जिक्र है कि किस तरीके से वो लोग जो कोटला अली दस्ती से चले, और फाइनली वो घूमते घुमाते, और जो वक्त ने धक्के दिए, उन धक्कम पेल होते होते वो वाप सिरसा में आकर बिज्जू वाली में टिके। बिज्जू वाली का क्षेत्र जो है, उसके बारे में भी बहुत ही डिटेल से इस नावल में दिखा बताया गया है। नावल में अगर कोई लेखक के जाती जिंदगी के बारे में और उनके व्यवसायिक या प्रोफेशनली उनको जानता है, तो उसको बहुत सी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये नावल में बहुत से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट हैं। उसके अलावा भी कहानी में एक लय है। कहानी इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपको अपनी तरफ खींचती है कि वो बताती है कि किस तरीके से जब पार्टीशन नहीं हुआ था, तो जो हिंदू और मुस्लिम जो है, उनका आपस में जो व्यवहार था, जो उनका
खलूस प्यार था वो किस तरीके से था। ऐसा नहीं था कि नफरत नहीं थी, नफरत के एलिमेंट्स भी थे, वो भी दिखाए गए हैं, लेकिन जो पहला चैप्टर है उसमें जो नबी बलोच है, उस नबी बलोच के माध्यम से दिखाया गया है कि आपसी जो कम्युनिटी थी उनकी आपसी मोहब्बत किस तरीके से, आपस में वो कितनी मोहब्बत करते थे। जब दो बच्चे कहीं खेत में जाते हैं और वहाँ अंधड़ और तूफान आ जाता है और वो घर वाले बहुत परेशान हैं जो हिंदू परिवार से हैं, लेकिन उसको एक मुस्लिम जो नबी बलोच है वो उन दोनों बच्चों को इस तरीके से अपने आगोश में लेके संभाल के बहुत ही मतलब कि ये एक क्या कहते हैं ना सुरक्षित उनके घर पहुंचा देता है। तो उसमें वो दिखाया गया है कि वो दोनों कम्युनिटी आपस में कितना बेहद मोहब्बत करती थी। और उसमें एक और परिवार है, एक परिवार के जो मुखिया हैं वो नूर मोहम्मद खान बलोच हैं और दूसरे परिवार के मुखिया भोजराज हैं। नूर मोहम्मद की माँ फातिमा है और भोजराज की माँ ज्ञान देवी है। ये दोनों जो औरतें हैं, ये एक पीर की दरगाह जो है, जो यहाँ बताया गया है कि सखी जो सरवर की दरगाह है, उस दरगाह पे जाके एक दूसरे से दुपट्टा बदल के बहनें बन जाती हैं। और ये उनके दोनों बच्चे एक दूसरे की माँ को मौसी भी कहते हैं कि इन दोनों के अंदर बहुत प्यार था दोनों परिवारों के। और मुझे याद इससे भी आता है कि जो सखी सरवर की दरगाह है, तो इस तरह से बहुत सी दरगाहें हमने पार्टीशन के बाद भी देखी। वो लोग जब यहाँ आए तो वो अपने कल्चर को भी साथ लेके आए। तो हमने ऐसी जो पीरों की जो मज़ारें होती हैं, दरगाहें होती हैं, उनको इतना सेकुलर देखा कि वहाँ हर धर्म के लोग जाते थे। और यही जो निशान है इस नॉवल में भी चावला साहब ने दिखाए हैं कि किस तरीके से वो दोनों परिवार वहाँ जाते हैं उस दरगाह पे और वहाँ की ज़ियारत करते हैं। और यही परिवार बाद में धीरे-धीरे इनके अंदर कटुता आती है, जब जो नूर मोहम्मद है वो दूसरी शादी करता है। और शादी जिससे करता है वो जो औरत है उसका नाम सलीमा है, और लेकिन उसकी जो छोटी बहन है वो भी उसके साथ ही रहने के लिए आ जाती है, जिसका नूरा नाम है। और नूरा और भोजराज जब पहली बार एक दूसरे को मिल देखते हैं और वो भोजराज उस पे बहुत मोहित हो जाते हैं, और उसके बाद भोजराज और नूरा का प्रेम परवान चढ़ता है। और नूर मोहम्मद के ना चाहते हुए भी भोजराज नूरा से शादी कर लेता है। तो ये एक तरीके से इंटर रिलीजियस मैरिज है जिसका इम्पैक्ट भी पड़ा। और नूर मोहम्मद और उनको वो अच्छा नहीं लगा, और उनकी जो दोस्ती थी, जो परिवार का रिश्ता था, वो धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गया। लेकिन ये दुश्मनी जब पार्टीशन का वक्त आया तो बहुत से लोग ऐसे थे जो छोटे छोटे झगड़े या अपनी जो जाति दुश्मनी थी उनका दूसरे तरीके से फायदा उठा रहे थे, मार रहे थे या कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे के उनको फंसा रहे थे। लेकिन वो ऐसा दौर था कि जब दोनों जो औरतें थी, जो ज्ञान देवी और जो उनकी माँ फातिमा थी, फातिमा ने फर्ज समझा कि अब ये मुसीबत में है तो इनको इस मुसीबत से निकालना हमारा फर्ज है। और अपने बेटे से वो सौगंध लेती है कि इनको बाइज्जत और सुरक्षित इनको बॉर्डर कराओ। और जो बॉर्डर है, बॉर्डर तो क्या था भाई, ये था कि यहाँ से हिफाजत से इनको वहाँ हिंदुस्तान की तरफ आप पहुँचाओ। और वो नूर मोहम्मद ये करता भी है, उनको बाइज्जत हिंदुस्तान की तरफ रवाना करता है। उनका जान माल का नुकसान, जो जान का नुकसान, सॉरी, माल का नुकसान तो जो उसको उठा नहीं सकते थे ना, अपनी ज़मीनों को उठा सकते थे। अच्छे ज़मींदार थे, बहुत खुली ज़मीनें थी, लेकिन उनको वो नहीं उठा सकते थे। बस वो अपनी जान बचा के किसी तरीके से वो हिंदुस्तान आ गए। और एक जो दो साथी हैं जिसमें एक विशन दास हैं और श्याम दास हैं, उन दोनों साथियों की दोस्ती और किस तरीके से वो जाते थे, मेलों में घूमते थे उस समय के, उनके घूमने के साथ साथ हमें दिखाया गया कि किस तरीके से मेले लगते थे और किस तरीके से संगीत जो था, वो संगीत भी कितना सेकुलर था, किस तरह से कृष्ण भक्ति के भी चीज़ें गाई जाती थी। और अलग अलग जो गज़ल हैं, गज़लगार जो गज़ल गाते थे वो गज़ल भी गाते थे। और बड़ा शानदार वहाँ का जो म्यूज़िक का जो माहौल है वो भी दिखाया गया है। और फिर विशन दास की शादी होती है, और शादी की रस्में जो होती हैं उन रस्मों के बारे में। और शादी में जब किसी को न्योता देते हैं तो न्योता में जो बादाम देते हैं वो उनको पहले इकट्ठे करते हैं, अपने जो भी रिश्तेदारी जो है उनको बुलाते हैं और उनको बादाम देते हैं कि ये हमारा न्योता है। जो बादाम जो नाराज है वो बादाम को वापस कर देता था कि मैं इस मुद्दे पे या इस बात पे नाराज हूँ, और उसको मना लिया जाता था।
और फिर उसको न्योता दिया जाता था, फिर वो बादाम को स्वीकार करता था। तो ऐसी बहुत सी जो गुआ पूजन है, चक्की की पूजा है, जो उस समय का जो कल्चर था, वो भी शादी के ज़रिए इसमें दिखाया गया है। और वहाँ से जब माहौल बिगड़ना शुरू हुआ, तो किस तरीके से अंदर जो लोगों की इनसिक्योरिटीज़ थी, जो हिंदू मुस्लिम की आपस में थी, उसके जो बीज थे, किस तरीके से कुछ ताकतें थी जो लगातार उस इनसिक्योरिटी को या उस गैप को और बढ़ा रही थी। और लोगों ने तो अक्सर सुना है, जैसे पार्टीशन पे मैंने भी पहले भी 1-2 किताबों का ज़िक्र किया है, फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन दोनों किताबों का ज़िक्र किया है। तो जो गड़बड़ शुरू हुई वो मार्च में शुरू हो गई थी। और इस किताब में भी उसका साफ निशान मिलता है कि मार्च में ही एक मशहूर जो वकील थे, और जो वकील जिनका नाम वीरबान मेहता था, उनका मर्डर हो जाता है। और मर्डर होने के बाद फिर धीरे धीरे वो डर फैलने लगता है कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। और ये मुल्तान की बात है। तो ये जो मुल्तान से वो लोग, वो जो ये सारे के सारे जो एक दो परिवार, जैसे मैंने बताया कि दोनों के जो खेत थे वो भी साथ साथ लगते थे, बस उनके खेतों को एक नहर बांटती थी। और एक नूर मोहम्मद था और दूसरा जो था वो भोजराज था। ऐसे ही और भी जो विशन दास, श्याम दास, ये सारे परिवार थे। ये जो हिंदू परिवार थे, ये अपने उसके लिए तैयार हो गए कि अब डर बढ़ गया है तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो इनको बहुत से मुस्लिम जो ऐसे थे जिन्होंने हिफाजत के साथ बॉर्डर क्रॉस करवाया, इधर भेजा। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो अनसर, जो शरारती तत्व थे, जिन्होंने लोगों पे अटैक किया, उनको मारा। ये सब हुआ। और ये अमृतसर से होते हुए, और जो मियाँ चन्नू जो रेलवे स्टेशन का जिक्र है, उसके बाद वो अमृतसर आते हैं। अमृतसर से फिर ये कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से पानीपत का भी इसमें जिक्र है। पानीपत से कुछ परिवार गोहाना आते हैं, तो गोहाना का भी अच्छा इसमें विवरण दिया गया है। तो मैं बात को दोबारा जोड़ता हूँ कि कुछ एलिमेंट जो थे, जो लगातार इस गैप को, जो दोनों कम्युनिटी के अंदर गैप था, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और माहौल को और ख़राब कर रहे थे। और मार्च के ही पहले हफ्ते में जो मैंने किताबें पढ़ी नॉन फिक्शन में, उनमें ये बताया गया कि 3 जो ग्रुप थे, उनको बैन कर दिया गया था। जो वहाँ की जो पार्टी थी यूनियनिस्ट, उसने बैन किया। और वो 3 ग्रुप कौन थे, वो आप स्टडी करोगे तो आपको मिल जाएंगे कि वो उनमें से एक ग्रुप जो आज भी हमारे यहाँ बहुत एक्टिव है और आज भी उसी कोशिश में रहता है कि उस जो गैप को और कैसे बढ़ाया जाए, उस इनसिक्योरिटी का कैसे फ़ायदा उठाया जाए। पार्टीशन के बाद जब ये पूरी की पूरी जो मैं जिन स्थानों की जिक्र कर रहा हूँ, कुरुक्षेत्र और पानीपत, गोहाना से होते हुए बिज्जूवाड़ी, सिरसा में पहुंचे, तो वहाँ का भी एक वाक्य है कि जब वो बच्चे स्कूल से वापस आ रहे थे, तो स्कूल उस रास्ते में ही रोक के वही अनसर, वही तत्व जो नफरत फैलाते हैं, उन बच्चों को एक तथाकथित राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, उनको बताते हैं कि हमें किस धर्म से खतरा है। तो ऐसी तमाम जो नफरत के बीज, वो निरंतर तब भी बोते रहे। उसका भी जिक्र इस किताब में है। लेकिन इस कहानी में ये एक चीज़ बड़ी शानदार है, और वो अन्य विस्थापन की जो विभाजन की कहानियाँ, उसमें भी दिखता है कि जो लोग वहाँ से आए, उनकी जिंदा दिली, उनकी मेहनत। एक किताब में मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब एम एस रंधावा लिखते हैं कि पार्टीशन के बाद और कैंपों में जब लोग रह रहे थे, तो नेहरू जी एक बार कैंप में विजिट करने के लिए आए, और रंधावा साहब बताते हैं मैं भी साथ था। तो एक व्यक्ति ने रास्ता रोक लिया और बोला, नेहरू जी कि हम भिखमंगे नहीं हैं, हम भीख मांग के गुजारा नहीं कर सकते, हम मेहनत कश लोग हैं। हमने वहाँ भी जो ज़मीनें थी जो बाढ़ में बहुत आबाद की, और जो जंगल थे हमने जंगलों को आबाद किया अपने हाथों से। और यहाँ हम भूखे मर जाएंगे लेकिन भीख नहीं मांगेंगे, हमें काम दीजिए। और उन्होंने बताया कि मैं टीचर हूँ, मुझे पढ़ाने का काम दो। तो बाद में वो लोग सब सेटल हुए, उन्होंने फिर से अपनी ज़िंदगी को अ, आबाद किया और बहुत शानदार तरीके से अपने जीवन को जिया। लेकिन इसी वजह से कई बार उनको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, जो इस नॉवल में, कहानी में दिखता है कि जो दो पॉलिटिशियन, जो एक तो मुख्यमंत्री के कद का या मुख्यमंत्री ही था, जिन्होंने कहा कि अगर विकास की बात है, तो जब विकास पर मांग की गई बिज्जूवाड़ी के लोगों के द्वारा, तो उनको कहा गया कि
तुम्हें क्या क्या करना है कमाए, तुम तो रेडी ला के भी गुजारा कर लोगे। तो रेडी लगाना ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, भीख मांगना शर्मिंदगी की बात है। वो लोग जब आए तो उन्होंने दिल्ली में भी, जो वहां से पलायन करके आए, रेडियां लगाई, छोटा मोटा काम किया, हर तरह का छोटा छोटा काम किया, ताकि वो अपने जो जिंदगी है जो पटरी से उतर गई है उसको वापस उस पटरी पे ले आए। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन ये पॉलिटिशियन जो हैं इस तरीके से जो रिमार्क्स देते हैं वो अच्छे नहीं हैं, और वो इस कहानी में भी दिखते हैं कि किस किस तरह से उन लोगों को ये ताने सुनने पड़े। मैं जब पहली बार रोहतक पढ़ने के लिए आया तो मुझे ये शब्द सुनने को मिला पहली बार कि यहाँ जो कैंप एरिया है वहाँ पंजाबी रहते हैं। तो ये शब्द मेरे लिए, मैंने पहली बार सुना था, और इसका जिक्र है इस नॉवल में भी कि किस तरह से कम्युनिटी को पंजाबी, रिफ्यूजी, इस तरह के जो है ना ठप्पे लगाए गए। रिफ्यूजी को तो मैं आज तक नहीं समझ पाया कि कोई व्यक्ति किसी देश दूसरे से विस्थापित होकर आता है वो तो रिफ्यूजी समझा जाता है। हिंदुस्तान से ही हिंदुस्तान में आना किस तरह से रिफ्यूजी हो जाते हैं लोग, तो रिफ्यूजी भी कहा गया। लेकिन मैं सिरसा से आया था तो इसी कम्युनिटी के जो मुल्तान से या सिंध से या ये मान लो कि कुछ बन्नूवाल, कुछ ऐसे लोग जो थे जो हमारे क्षेत्र में भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ कोई उनको पंजाबी या रिफ्यूजी नहीं कहता। तो वो शायद मुझे ये समझ में आई कि कहने वाला कौन है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है वो खुद विस्थापित थी, वो पाकिस्तान से आई थी, तो हम उन्हें कैसे कह सकते हैं। तो हमने ये टर्म नहीं सुनी थी। ये टर्म जरूर सुनी थी जो इस नावल में है कि कुछ लोग जो सिरसा में हैं, वो जो मुल्तान से जो लोग आए उनको बनिया या सेठ भी कहते थे। ये सच्चाई है। मेरे गांव में भी जो सेठ तेजूराम हैं उनका परिवार जो है वो भी विस्थापित था, वो भी वहीं से आया पाकिस्तान से। तो हम बड़े बुजुर्ग हमारे उनको सेठ जी या बनिया इस तरह के बुलाते थे, लेकिन पंजाबी या रिफ्यूजी नहीं। यहाँ रोहतक या फरीदाबाद में मैंने ये भी देखा है कि जो तो पंजाब से आया वो तो समझ समझ में आती है कि वो पंजाबी है, लेकिन जो सिंध से आया, जो पंजाब में था भी नहीं, उसको भी पंजाबी, और जो बन्नूवाल जो बिल्कुल अफगानिस्तान और उस तरफ से आए उनको भी पंजाबी, सबको पंजाबी कहते हैं। और सिर्फ पंजाबी कहते नहीं है, उस पंजाबी कहने में एक जो टोन है वो उसमें भी एक गैप है। शायद मेरी बात को आप समझ रहे हो। वही इनसिक्योरिटी, वही नफरत। जब ये किताब आगे बढ़ती है तो ये बहुत सी और बातें करती है, ये 1984 का भी जिक्र करती है। लेकिन जो विशन दास हैं या उसके परिवार के जो जो लेगेसी है वो कहीं ना कहीं उस पे छाप गांधी जी की थी या कांग्रेस की थी या कांग्रेसियों की थी। और या ये मानो कि पॉलिटिशियन, अगर पॉलिटिक्स से हटकर हम कहेंगे तो सेकुलरिज्म की एक छाप थी जो उनके साथ हमेशा वो सेकुलरिज्म का जो चीज थी वो रही। तो उसी वजह से जब उसी परिवार से एक बच्चा पढ़ लिख कर हायर एजुकेशन में आता है और वो बताता है कि उसकी आंखों के सामने 1984 हुआ, किस तरह से एक रेलवे स्टेशन के पास दो सिखों को, जो सिख लड़के थे, उनको घेरा गया था और मॉब उन्हें मारने की तैयारी में थी। और उस मॉब में भी वही एलिमेंट थे, वही जो तथाकथित राष्ट्रवाद की बात करते थे, वही जिनको मार्च में बैन कर दिया गया, वही जिनको दोबारा फिर जो हमारे लोह पुरुष हैं पटेल ने फिर बैन किया। तो उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बीच में आ गए और उसने कहा कि इसको मारने से पहले मुझे मारना पड़ेगा। और भीड़ में कुछ स्टूडेंट भी थे जो उनसे पढ़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मास्टर जी, हम आपको कैसे मार सकते हैं। तो इस वजह से वो दो सिखों की जान बची। और फिर एक यही जो चीज थी वो फिर वो दिखाते हैं कि जब जाट आरक्षण हुआ, इसका भी जिक्र है इस किताब में। तो जाट आरक्षण हुआ तो यही राइटर नहीं, जो किरदार, जो मुख्य किरदार है नॉवल के, वो जो मुख्य किरदार हैं वो जब बात करते हैं अपनी ही कम्युनिटी के एक इंसान से, जो ये कहते हैं कि ये इसके अंदर कुछ न कुछ जरूर राजनीति है। तो लेकिन वो जो जिसको इस क्षेत्र में पंजाबी कहते हैं, या मैं कहूँ तो वो ये कहूँगा जो विस्थापित जो लोग थे पाकिस्तान से जो मुल्तान से आए, तो मुल्तानी कम्युनिटी से जो लड़का है वो ये कहता है कि वो जाटों के खिलाफ बोलता है कि ये इन्होंने हमारे साथ गलत किया। और मुख्य किरदार ये कहता है
कि गलत नहीं, अब इसको समझने की ज़रूरत है। ये जो इनसिक्योरिटी या गैप है, ये बहुत पुराना किस्सा है। इस इनसिक्योरिटी को जो यहाँ के जो लोग थे, अब मैं थोड़ा सा, अब मुझे आप चाहे गाली दें या कुछ भी कहें, उन लोगों ने इस इनसिक्योरिटी को पैदा किया। जब आप किसी के साथ जब भाषा का प्रयोग करते हो, आप उसको रिफ्यूजी कहते हो या आप पंजाबी कहते हो, या उनके जब उनका डिस्क्रिप्शन देते हो तो आप एक थोड़ा सा, आपकी जुबान जो है वो नफरती जुबान हो जाती है, थोड़ी कटाक्ष वाली, थोड़ी हे दृष्टि, आप उस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हो। तो ये पता था ये उस कम्युनिटी को कि हमारे जो हमें लेके इनका नजरिया क्या है, और ये नजरिया एक दिन में पैदा नहीं हुआ था। तो दोनों कम्युनिटी में यहाँ भी गैप था, इनसिक्योरिटीज थी, और उसी इनसिक्योरिटी का फायदा पॉलिटिक्स ने उठाया। उसका भी जिक्र है, वो मुख्य किरदार बहुत शानदार तरीके से इसका जिक्र करता है। तो मैं बड़ा मजबूर हूँ, मुझे ये कहा जाता है कि वीडियो छोटी होनी चाहिए, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, इतना संजीदा है, और मैं इस पे नहीं विश्वास करता कि बहुत छोटी होनी चाहिए। बेशक उसे कम लोग देखें, लेकिन ये जो विषय है पार्टीशन, इस पे बात होती रही है, आगे भी होती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि हम आखिरी पीढ़ी के लोग हैं कि जो इस पे बात कर रहे हैं। ये जरूर है कि हम उस आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने उन लोगों को देखा है जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, जिन्होंने अपने तन पे इसको झेला। उनके किस्से, उनकी कहानियां जो सुनने का जो हमें मौका मिला, वो हम ही हैं। लेकिन आगे जो पीढ़ियां हैं वो भी इस चीज को हमेशा याद करती रहेंगी, और ऐसे ही ये जो नॉवल हैं, इन्हीं के जरिए वो जिन चीजों को याद करती रहेंगी। तो मैं और भी कुछ एक दो चीजें इसमें ऐड करना चाहता हूँ, कि जैसे पार्टीशन हुआ और 1950s में जाके 52 या 53 में जमीनों का आवंटन हुआ, जमीनें दी गई। जिस तरह जो सियालकोट है उसको शायद होशियारपुर दिया गया, और जो शेखुपुरा है, शेखुपुरा के लोगों को करनाल दिया गया। इससे पहले जो मैंने किताबें पढ़ी वो ज़्यादातर पंजाब का जो मेन जो एरिया है, जिसको लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, ये जो क्षेत्र है, इस पर ज़्यादा लिखी गई किताबें हैं। ये पहली किताब मैंने पढ़ी है जो बात करती है थोड़ी सी दूर हटके, जो सिंध या मुल्तान की तरफ की बात करती है, कि मुल्तान के लोगों को, अब जब ये अपने गांव की बात, कोटला अली दस्ती की बात कर रहे हैं, या जंडीरा की बात कर रहे हैं, या वहाँ की लोधरा गांव की बात कर रहे हैं, तो वहाँ का फसलों का जिक्र आता है कि वहाँ फसलों में मैंने धान नहीं सुना, वहाँ मैंने गेहूं और इस तरीके से कपास की जो खेती होती थी, और ऊंट, ऊंट का भी जिक्र आया मुल्तान में। तो जब पार्टीशन के बाद जो ज़मीनें दी गई, तो शायद यही वजह रही होगी कि वो जो ज़मीन के हिसाब से इनको हिसार अलॉट कर दिया गया। हिसार उस समय जिला था, सिरसा जिला नहीं था। तो शेखुपुरा को जिस तरह करनाल मिली, इसी तरीके से मुझे पता चला कि मुल्तान डिस्ट्रिक्ट को हिसार अलॉट किया गया। वो हिसार जिसके बारे में नॉवल में जिक्र है कि दो जो चोर थे, एक अत्तू और दूसरे का नाम था शामू। अत्तू हिंदू था और शामू मुस्लिम था, और दोनों का पेशा चोरी था, और बहुत मशहूर चोर थे। उन दिनों में पशुओं की चोरी का बहुत चलन था, और ये पशुओं की चोरी के सिलसिले में दूर दूर तक चोरियां करने जाते थे। और जब ये चर्चाएं चल रही थी कि किसको कौन सी जगह मिलेगी जब यहाँ से जाएंगे, तो ये सुनने में आया किसी को कि मुल्तान वालों को हिसार मिलेगा। तो अत्तू ये कहता है कि हिसार तो अगर जाओगे तो आप भूखे मर जाओगे, वहाँ तो रेत बहुत है, और आँख आँख ही आँख दिखते हैं, और सांप हैं, और इस तरह का वो एक भयावह चित्र प्रस्तुत करता है। लेकिन बाद में उनको वही मिलता है, हिसार। और उसका कंपैरिजन भी उसने बताया कि किस तरीके से जहाँ से वो आए थे, वो कैसा इलाका था, और जब जहाँ वो आके रुके वो कैसा इलाका था। और इसी बीच जो भोजराज का जो प्रेम का किस्सा था, वो भी आता है कि भोजराज जब चलने के लिए तैयार होता है, और नूरा, जिसकी वजह से नूर मोहम्मद और भोजराज में दुश्मनी बढ़ी, और वही नूर मोहम्मद बाद में उनको बाइज्जत और हिफाजत के साथ जब छोड़ने आया, तो भोजराज ने कहा कि नूरा तुम हमारे साथ नहीं जाओगी। उसकी वजह जो भी रही हो, वो आप जब आप ये नावल पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा। तो नूरा नहीं आ पाई, और उसके बाद भोजराज ने शादी भी नहीं की, और वो भोजराज पानीपत में टिक गया, और उसके बाद उनकी ज़मीन तो वहीं अलॉट हुई बिजुवाली में, और बिजुवाली से भी उनका संबंध रहा, आते जाते रहे। तो ऐसे और भी जो परिवार हैं,
उनके क्या किस्से थे, वो कहाँ-कहाँ आके गोहाना का बहुत ज़िक्र आता है, रोहतक का भी ज़िक्र आता है, तो कहाँ-कहाँ वो परिवार सेटल हुए, उनको क्या-क्या तकलीफ़ हुई, ये सारी चीज़ें इस किताब में आती हैं। तो किताब का जो मुख्य किरदार है, जो हरिकृष्ण है, जो एक बेसिक जो एलिमेंट है, जो इस तरह के जो नफ़रत या का कारोबार करते हैं, उनको जोड़ते हुए वो 1984 का भी ज़िक्र करते हैं और जाट आरक्षण जो मुद्दा हुआ उसका भी ज़िक्र करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और बाद में नॉवल के अंत में मुख्य किरदार ये बता रहे हैं कि किस तरह से बदलाव हो रहा है। किस तरीके से जो बच्चे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट या नशे की गिरफ्त में आते हैं और कैसे धीरे-धीरे जो है, जो गाँव में जो यूथ है वो अनरेस्ट है उसमें, बेचैनी है और उस यूथ को किस तरीके से नफ़रत की तरफ फिर धकेला जा रहा है। कैसे वहीं से इलाके से आए, जो मुल्तान के इलाके से आए, जिन्होंने इस नफ़रत को झेला अपने परिवारों पे, उसी कम्युनिटी के बच्चे फिर शिकार हुए जा रहे हैं और वो कहते हैं जब उनको एक व्यक्ति कहता है कि तुम्हें पाकिस्तान को इतनी नफ़रत क्यों करते हो? तो वो आगे से बच्चा जवाब देता है, "ओह अंकल, पाकिस्तान से इतना प्यार है तो वहीं चले जाओ, हमें नसीहत देने की ज़रूरत नहीं है।" तो ये भी निशान है इस नावल में कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की नफ़रत भी फैलाई जा रही है। और एक और ख़ास बात जो मैंने देखा कि मुझे भी यहाँ किसी ने शामिल करने की कोशिश की कि हम विभाजन विभीषिका मनाएँगे। तो उसमें भी ज़्यादातर इसी कम्युनिटी के या वही विस्थापित लोग थे और वो बात कर रहे थे जब मैंने उनको पहली बार उनके साथ बातचीत की तो वो जो उनकी बातचीत थी उनका जो मुख्य बिंदु था, मुख्य सेंटर था वो मुझे अब भी वही नफ़रत का लगा। कि किस तरीके से वो उस आड़ में फिर नफ़रत फैलाना चाहते हैं। और जो संजीदा राइटर हैं वो चाहते हैं कि ये गलती दोबारा ना हो और जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो हमारे बीच में जो गैप हैं, उनका कोई पॉलिटिशियन फ़ायदा ना उठाए और हम प्यार-मोहब्बत से जैसे हमेशा सदियों से रहते आए हैं और हम उन किस्सों का, उन कहानियों का ज़्यादा ज़िक्र करें, जिन्होंने नफ़रत नहीं बल्कि प्रेम और बल्कि हमें बचाया और उस झगड़ों से बहुत से परिवारों को बाइज़्ज़त या हिफ़ाज़त के साथ अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया, उसी शांति की बात करते हैं हरभगवान चावला जी, देख फ़रीदा जोथिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस किताब को पढ़ो। जितना मैंने बताया है, उससे तो मेरे ख़्याल में ये कुछ भी नहीं है जो मैंने बताया है। जब आप कहानी को पढ़ोगे तो आप हैरान हो जाओगे किस तरीके से जैसा लगता है कि एक सफ़र पे आप चल रहे हो और किस तरह से उन लोगों ने जो मुसीबतें जो देखी, वो कैसे आज उनकी पीढ़ी का कोई भी अगला बच्चा हो जो आज के दौर में अगर वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो वो इस किताब को पढ़ ले, डिप्रेशन ऑटोमैटिकली दूर हो जाएगा कि कैसे लोगों ने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया और फिर वो वापस ज़िंदगी के जो मेन स्ट्रीम में फिर वो आए और फिर उन्होंने बहुत तरक्की की और बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत से उन पे ब्लेम लगाए गए, बहुत से उन पे ऐसे धब्बे भी उनके किरदार पे लगाने की कोशिश की गई। तो इन तमाम मुश्किलों के बावजूद ज़िंदगी फिर हरी हुई और फिर आगे बढ़ी। तो ज़रूर पढ़ना देख फ़रीदा जोथिया हरभगवान चावला जी का ये नॉवल और इसे छापा है आधार प्रकाशन ने। थैंक यू।